हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। इस क्लास में हम एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीआईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 12 करने वाले हैं। देखो, अभी तक 11 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे ये 11 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और नोट्स बनाए हैं तो उनको तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ठीक है। और जो मतलब मिस कर रहे हैं क्लासेस, तो उनका तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। तो आप अगर क्लासेस करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जीएस और जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपको मतलब कॉन्फिडेंटली स्कोर करोगे यार तुम लोग, मतलब आप देख पाओगे आपके अपने मॉक टेस्ट में। तो ठीक है, आप मर्जी है आपकी बाकी। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके द्वारा दोनों पार्टियों द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया गया। देखो, सेपरेट इलेक्ट्रोड का सीन था इसमें। तो आपको पता है ना ये कब लॉन्च हुआ? तो पहले तो आप बताओ, आईएनसी की स्थापना किसने की थी? तो आईएनसी की स्थापना और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बारे में बताओ। तो आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? एलन ए ओ ह्यूम में, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। तो इनका नाम लिख लो आप पहले। बहुत दिन से आपने इनको रिवाइज नहीं किया तो क्या पता आप भूल गए रहो, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका नाम आपको याद है, अच्छे से याद है। कब हुई थी ये स्थापना? 28 दिसंबर, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी, मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था। मुस्लिम लीग की स्थापना, आगा खान इसमें प्रमुख नेता थे, आगा खान। और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? ढाका, बांग्लादेश। अब ये ढाका बांग्लादेश में कैसे हुई थी? आपको किसी को पता है क्यों हुई थी? मतलब ये आपको पता है ना रीज़न क्या था इसका? मैंने बहुत अच्छे से उस क्लास में समझाया था, बट एक बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रीज़न था 1905 का जो पार्टीशन था, बंगाल पार्टीशन था, करजन के टाइम पे आया था, है ना। तो ये पार्टीशन था, रीजन इसका मेन रीजन तो यही था 1905 का। बट क्या हो गया, इनके साथ एक खेल हो गया, मतलब ये जो मुस्लिम लीग वाले थे इनके साथ एक खेल हुआ। क्या हुआ? 1911 का दिल्ली दरबार मीटिंग, ये जो 1911 में दिल्ली दरबार मीटिंग हुई ना, इसमें खेल हो गया इनके साथ। इन्होंने इसमें क्या किया, जो ये पार्टीशन था इसको नलीफाइड कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। अब ये पार्टीशन तो मतलब रद्द हो गया, पार्टीशन को कर दिया रद्द। अब मुस्लिम लीग को इनको लग रहा था कि यार हमारा अलग राष्ट्र बन रहा है, हमारा कोई अलग पहचान बन रही है, बट इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया, पार्टीशन जैसे ही ख़त्म। अब ये मुसलमान हो गए नाराज, मतलब जो मुस्लिम लीग वाले हो गए वो बहुत ही नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि 1911 में ही को जो कैपिटल शिपमेंट किया, कैपिटल जो आपकी क्या थी, पहले कोलकाता थी कैपिटल, तो कोलकाता से दिल्ली कैपिटल बना दिया, है ना। कोलकाता से दिल्ली कैपिटल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि दिल्ली में तब मुगल थे, तो इनको लगा था ब्रिटिश को कि मुगलों के पास कैपिटल शिफ्टमेंट कर देंगे तो मुस्लिम लीग वाले खुश हो जाएंगे। बट मुस्लिम लीग वाले स्टिल खुश नहीं हुए, मतलब वो नाराज तो नाराज, मतलब वो जो नई नवेली बहू होती है ना, जैसे नाराज होती है, तो वैसे नाराज हो गए भाई वो। तो अब ये सीन हो गया, मुस्लिम खुश नहीं है। तो अब मुस्लिम इतने नाखुश थे कि इन्होंने एक समझौता किया, किसके साथ? अपने पुराने साथी, किसके साथ? अपने मतलब जो अपने ही देश के आईएनसी के साथ लखनऊ पैक्ट हुआ। फिर तब आया हमारा लखनऊ पैक्ट 1916। तो ये लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता आया, ठीक है। इस पैक्ट में इन्होंने कहा भैया हम इससे हमें काम नहीं बन रहा, हमें इसी करना है। तो लखनऊ पैक्ट साइन किया गया। इसमें क्या हुआ? इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अलग निर्वाचन की मांग की गई, ठीक है। ये मान लिया गया इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब इसको मंजूरी दे दी गई। तो ये सीन यहाँ से हुआ। अब ये सेपरेट इलेक्ट्रोड ये आया कहाँ से था? मतलब ऐसा कुछ पहले से तो चल रहा होगा दिमाग में, ऐसा डायरेक्ट उखड़ के तो आ नहीं गया कि भैया आप खुश नहीं हैं, हमें ऐसा ही कर दो तुम लोग। तो देखो, एक एक्ट था, मैंने आपको कराया नहीं है शायद अभी तक, उनको आगे हो जाएगा हमारा, वो भी कवर हो जाएगा। तो यहीं पर लिख दूँ यार अलग, चलो आगे आके लिखते हैं, ठीक है। तो एक मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। तो ये एक्ट था, ये किसने? मॉर्ले मिंटो के नाम से जाना जाता था, मॉर्ले मिंटो सुधार, है ना। तो मॉर्ले मिंटो आपने खूब देखा होगा। मैं गवर्नर्स की क्लास एक लूँगा, उसमें सारे गवर्नर्स का करा दूंगा, तो आप अभी परेशान मत होइए ज़्यादा। तो इसमें इन्होंने कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम, मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था थी। मतलब जो मुसलमान कैंडिडेट खड़े होंगे उनको सिर्फ मुसलमान ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन हो गया था ताकि उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी तो मुस्लिम हार जाते थे तब, ठीक है। तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स हो गया। तो ये आया था यहाँ से सीन। तब हमारा जाके जो लखनऊ पैक्ट था ना 1916 वाला, तब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की हमने। और एक और बात हुई थी यहीं पर लखनऊ पैक्ट में ही हमने एक बात की थी, जॉइंट डिमांड।
तो जॉइंट डिमांड, ये क्या सीन है भाई, इसका क्या सीन है, जॉइंट डिमांड ये कहाँ से आया, तो आओ इसका भी देखते हैं। तो जॉइंट डिमांड आया हमारा, जॉइंट डिमांड की उसमें इसमें क्या मांग थी, मतलब यहीं पर लिख देता हूँ, चलो पहले यहाँ पे आओ। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ठीक है, 1919 वाला जो एक्ट था, ये किसके, मतलब इसको किस नाम से जानते थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा गया, इसी से ये जॉइंट डिमांड की मांग आई, ठीक है। जॉइंट डिमांड इसमें मंजूरी मिली, इसमें मांग आई थी, बट इसमें 1919 का जो एक्ट था इसमें बात की गई इसके बारे में। अब जॉइंट डिमांड है क्या, जो देखो पहले क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसको सैलरी, वो जो लंदन में रहता था, यूके में रहता था, है ना, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सैलरी कहाँ से मिलती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सैलरी देता था इंडिया से, मतलब रहता इंडिया में नहीं था, बट इसको सैलरी जाती थी इंडिया से, ठीक है। इंडिया से सैलरी, भारत से सैलरी आती, भारत के धन से। तो इसको कहा गया कि भारत, इसको भाई इंडिया से सैलरी नहीं, खुद पेमेंट करो तुम। तो इसको मान लिया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, अब इंडिया से सैलरी नहीं जाएगी, ठीक है, तो खुद पेमेंट करो, ये आ गया। ये तो आप समझ गए जॉइंट डिमांड। तो ये दो मांगे रखी गई, लखनऊ पैक्ट, सेपरेट इलेक्ट्रोड और जॉइंट डिमांड, ये दोनों मांगे पूरी कर दी गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना इसके बारे में। चलो और क्या क्या हुआ भाई इसमें एक बात और है, यहीं पर लिख देते हैं, जो ये 1916 का लखनऊ समझौता हुआ ना, 1916 का जो लखनऊ समझौता, आईएनसी का अधिवेशन था ये, इसका समझौता जो हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें मोहम्मद जिन्ना को रिस्पॉन्सिबल, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया कि मतलब इन्होंने ये पहल की थी, इसीलिए इनको, एक हमारी नेता हैं, बहुत अच्छी नेता हैं, सरोजनी नायडू, ठीक है, तो सरोजनी नायडू ने इनको क्या कहा था, इनको फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। तो इनको कहा था फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं को हम, मोहम्मद अली जिन्ना को ही हम कायदे आजम के नाम से जानते हैं, तो कायदे आजम के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो बातें और याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो एक और अधिवेशन था 1907, अब 1916 के बारे में किया तो 1907 भी कर लेते हैं। तो 1907 में क्या था, तो 1907 में क्या हुआ था, इसके, ये सूरत अधिवेशन था 1907, सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने, ठीक है। तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो गया था, इसमें कांग्रेस का आईएनसी जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी था, इसका विभाजन हुआ था, ठीक है। इसमें गरम दल एंड नरम दल, ये दो दलों में बट गया था कांग्रेस, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, गरम दल और नरम दल में बटा था। तो गरम दल को हम क्या कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, और नरम दल को क्या कहते थे, ठीक है, तो नरम दल को कहते थे हम मॉडरेट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1907 का सूरत अधिवेशन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो 16 वाला था, 1916 वाला था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो और कुछ बातें रह गई हैं तो ये बताओ, ठीक है। तो इसमें दोनों मतलब साथ आ गए थे, ये तो आपको पता ही, हिंदू मुस्लिम सब आईएनसी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में इन्होंने फैसले लेने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब किसके बीच लड़ा गया, बंगाल का नवाब कौन था भाई तब, देखो प्लासी का युद्ध, मेनली प्लासी का युद्ध, अच्छा इसको इस नाम से क्यों जानते हैं, ये प्लासी का युद्ध है, प्लासी वार, तो बैटल ऑफ प्लासी, तो प्लासी का युद्ध बताओ, तो यहीं पर लिख लो बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी, इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से क्यों जाते, कब हुआ था ये, 1757 को हुआ था, ये तो आपको पता है। तो ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल में एक जगह, बंगाल का नादिया डिस्ट्रिक्ट है, तो नादिया डिस्ट्रिक्ट के पास बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, तो बहुत अधिक मात्रा में किसके पेड़ थे, तो पलाश के, तो पलाश के पेड़ थे, इसीलिए इसको पलासी का मैदान कहा गया, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध के नाम से जाना है, पलाश के पेड़ थे, पलाश के पेड़ आपने सुना होगा वैसे, ठीक है। तो पलाश के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए इसको प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। अब देखो ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी, मतलब इसकी नींव कहाँ रख दी गई थी, बहुत पहले रख दी गई थी, कब, फर्रुखशियर को आप जानते होगे, नाम तो सुना ही होगा फर्रुखशियर, तो फर्रुखशियर को आप जानते होगे, कब की बात है, तो फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था 1717 में।
तो 1717 में एक फरमान जारी किया था इन्होंने, भाई साहब ने। इन्होंने कहा था जो ब्रिटिशर हैं, मतलब जो अंग्रेज़ हैं, तो जो अंग्रेज़ हैं इनको सबको, ब्रिटिशर्स को मतलब मोनोपोली दी गई। किस चीज़ की मोनोपोली? तो मोनोपोली मिली इनको कि मतलब तुम लोग यार खूब मतलब टैक्स फ्री ट्रेड करो। तो इनको टैक्स एक भी नहीं लिया जाएगा, इनको टैक्स फ्री ट्रेड का फरमान जारी कर दिया गया, टैक्स फ्री ट्रेड का फरमान। अब भाई इनको एक बार आदत पड़ गई कि टैक्स नहीं देना, अब इनको एक बार लत लग गई उस चीज़ की, तो अब क्यों माने? अब ताकत तो इनके पास भी थी। धीरे 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 बहुत धीरे धीरे मुग़ल हो गए वीक। तो मुग़ल क्या पड़ गए? कमज़ोर पड़ गए। तो मुग़ल हो गए आपके कमज़ोर। अब जब कमज़ोर हो गए तो इंडिपेंडेंट रूलर्स, मतलब जो अलग अलग रूलर थे, स्वतंत्र नेता, मतलब स्वतंत्र शासक थे, तो उनका प्रभाव ज़्यादा दिखने लगा। तो इंडिपेंडेंट रूलर्स आ गए सामने। अब ये हैं, ये मतलब इनको देखा गया। तो अब क्या हुआ, फिर एक बंगाल का नवाब आया, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आपको पता है? अब चलो यहीं पर कर लेते हैं पूरा इसका, सिराजुद्दौला का, ठीक है। तो सिराजुद्दौला आया। सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया कि इनको युद्ध करना पड़ा। तो सिराजुद्दौला, ठीक है, तो ये आया, बंगाल का नवाब बना। तब मुग़ल शासक कौन था? तब मुग़ल शासक आलमगीर थे, ठीक है, उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये इसने क्या कहा कि बहुत बहुत हो गया तुम लोगों का टैक्स फ्री, अब टैक्स फ्री नहीं होगा। टैक्स फ्री ट्रेड को इसने कैंसिल कर दिया, वो मतलब जो फरमान था उसको रद्द कर दिया। लेकिन किसके लिए? फ्रांसीसियों के लिए। नहीं सॉरी, फ्रांसीस, इसमें तो फ्रांसीसी तो मान गए, मतलब फ्रांसीसी मान गए, बट ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी, मतलब ये ब्रिटिशर्स नहीं माने। इन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें तो चाहिए भाई ये टैक्स फ्री ही करना, अभी तक तो हम ऐसे ही थे, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? तो इन्होंने, सिराजुद्दौला ने दोनों को पास में बिठाया। तब फ्रांसीसी ने तो समझ गए, लेकिन अंग्रेज़ समझ नहीं पाए। अब इन्होंने इतना नहीं समझे, तो मतलब थोड़ा होता है ना चिढ़न में इन्होंने भी अपना गुस्सा निकाला। तो ब्लैक होल घटना थी। उसमें एक कमरे में लगभग 150 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। उसमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, मोस्टली लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते थे, ठीक है। तो जब ब्लैक होल ट्रेजेडी आ गई तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, इतना ज़्यादा चिढ़ गए कि इन्होंने कहा, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? देखो, सिराजुद्दौला जो हमारा, इसका सेनापति का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल था। मतलब भारत में यही सीन हुआ, हमेशा कोई ना कोई धोखा दे ही जाता है। तो इसका सेनापति था, ठीक है, इसका सेनापति, कमांडर इन चीफ कौन था? मीर जाफ़र, ठीक है। तो मीर जाफ़र इसका सेनापति था। तो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया तुम्हें नवाब बनना है बंगाल का, तो हमारे साथ मिल जाओ। जब तक सिराजुद्दौला जिंदा है तब तक तुम नवाब बन नहीं पाओगे, हमारे साथ रहोगे, सिराजुद्दौला को ख़त्म करके तुम्हें नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र मान गया कि यार नवाब तो बनना ही है हमें। तो क्लाइव ने ऑफ़र दिया इनको, क्लाइव ने इसको अपनी तरफ मिला लिया, ऑफ़र देके अपनी तरफ मिला लिया। तो मीर जाफ़र ने दिया धोखा इनको, ठीक है, कि नवाब बना देंगे तुम्हें। नवाब बना भी दिया, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी फिर हुआ। तो फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी में कब हुआ था? इसकी पूरी डेट याद रखना, 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हो गया। इसमें क्या हुआ? सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला जो भाई साहब थे, तो इनको डेड कर दिया गया, तो इनकी मृत्यु हो गई। और नवाब बन गया कौन? नवाब बना आपका, नवाब कौन बना? नवाब बन गया मीर जाफ़र। तो जाफ़र को नवाब बना दिया गया, ठीक है। तो जाफ़र बन गए भाई साहब नवाब। अब ये नवाब बन गए, ये भी ज़्यादा दिन चला नहीं इनके साथ, मतलब अंग्रेज़ों की बनी नहीं। और जैसे ये युद्ध जीता गया तो लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो मतलब जैसे ये प्लासी का युद्ध जीत लिया तो लेड फाउंडेशन, ब्रिटिश इंडिया की मेन फाउंडेशन जो है ना, यहीं से स्टार्ट होती है। तो लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश एम्पायर। तो 100 साल यहीं से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो मतलब 1757 से 1857 तक। तो भारत में ब्रिटिश इंडिया की नींव कब रखी गई? प्लासी का युद्ध 1757 में। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलो, अब जो कसर रह गई, अब जो कसर बची थी, मतलब कि थोड़ी बहुत जो रह रही थी, जो कसर रह गई थी, तो उसकी कसर पूरी की गई किसमें? बैटल ऑफ बक्सर में। तो बैटल ऑफ बक्सर, अब ये भी आपको पता ही होगा, चलो ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते। तो बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुआ? 1764 में हुआ। अब इसमें नवाब कौन था बंगाल का? तो मीर कासिम था। तो मीर कासिम नवाब बना हुआ था, क्योंकि मीर जाफ़र से उतना जमीन नहीं रही थी, तो मीर जाफ़र का दामाद ही था मीर कासिम, इसको नवाब बना दिया था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। इसको नवाब बना दिया गया, मीर कासिम नवाब था। तो मीर कासिम भी कम होशियार नहीं, इससे तुरंत कैपिटल शिफ्ट कर दी अपनी।
तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिपमेंट किसने की थी, तो मुर्शिदाबाद से, तो इसने कैपिटल शिपमेंट की, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना दिया कैपिटल। अब अंग्रेज कहते यार इसको बनाया, अब ये भी मतलब होशियारी दिखा रहा है। तब मुर्शिदाबाद से इसने जब मुंगेर कैपिटल शिपमेंट किया, तब अब अंग्रेज़ों में थोड़ा मतलब यार नहीं यार, इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब मीर कासिम को ये अंदाज़ा हो गया कि हमने पंगा लिया है तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो मीर कासिम भाई साहब गए कहाँ, ये किसके पास चले गए, ये गए अवध गए। अवध में उस समय नवाब कौन था, तो अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये गए यहाँ पर अवध के नवाब के पास गए, लेकिन अवध के नवाब तब उस समय पार्टी कर रहे थे किसके साथ, शाह आलम के साथ। तो शाह आलम द्वितीय के साथ पार्टी कर रहे थे। ये कहाँ थे, ये मुगल शासक थे तब, ठीक है। तो मुगल शासक यहाँ पर शाह आलम थे, और यहाँ पर कौन था, यहाँ पर मैंने बताया ना अभी आलमगीर थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मुगल शासक शाह आलम थे, तो इन्होंने अपनी प्रस्तावना रखा कि यार अंग्रेज़ों को ऐसे ऐसे हराते हैं यार, वो सिस्टम बिगाड़ रहे हैं हमारा, तो मिल के कर देते हैं एक बार, फिर बाद में हम सब तीनों फ्री हो जाएंगे। तो शाह आलम ने कहा चलो मैं भी हूँ, मैं भी चल लेता हूँ तुम्हारे साथ, तो हम 2 से भले 3 हो जाएंगे। तो ये तीनों आ गए, तीनों मिल गए किसके विरुद्ध में, इनके विपक्ष में कौन था, विपक्ष में थे मुनरो साहब। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे, मुनरो। तो मुनरो साहब थे, तो मुनरो ने इनसे लड़ाई की और इसको भी जीत लिया। जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर जीता, तो ब्रिटिशर्स का एक्चुअल रूल जो था यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक्चुअल रूल यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये अब ये कहाँ से इन्होंने, मतलब इन्होंने एक संधि की, यार जगह नहीं बच रही, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं, इतने में ही करते हैं, ठीक है। तो एक इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से आपने सुना होगा, जो आप प्रयागराज हो गया है तो वही इलाहाबाद आपका, ठीक है। तो इलाहाबाद ट्रीटी, ये ट्रीटी हुई, इसमें अंग्रेज़ों ने कमर तोड़ दी इंडिया की। कैसे तोड़ दी, इसमें क्या हुआ, ये कब हुई थी, ये पहली बात तो हुई थी 1765 में, 1765 में हुई थी। इसमें क्या हुआ, जो भी दीवानी राइट्स हैं, दीवानी राइट्स मतलब समझ गए आप, जो भी दीवानी अधिकार है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। तो राइट टू कलेक्ट मतलब जो पैसा रुपया वाला काम होगा, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू जो कलेक्टमेंट होगा वो हम करेंगे। अंग्रेज़ों ने कहा कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा हम कलेक्ट करेंगे, तुम क्या संभालो, तुम संभालो सिर्फ कौन से, फौजदारी, तुम फौजदारी देखो, सैनिकों को देखो, हम बाकी पैसा वैसा वाला काम हम संभालेंगे अब, ठीक है। तो इसमें किसका दीवानी राइट्स दिए गए, बंगाल के दीवानी राइट्स अंग्रेज़ों के मिल गए, बिहार के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा, तो इन तीनों राज्यों के दीवानी राइट्स किसको मिल गए, अंग्रेज़ों को। तो यहाँ से इनके पास पैसा आने लगा और फिर नवाब कमज़ोर होते चले गए और अंग्रेज़ों ने शासन स्टार्ट किया एक्चुअल, ठीक है। तो ये आपका सीन था पूरा टोटल। तो इसमें आंसर क्या था, आंसर क्या पूछा गया था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। चलो आई होप आपको पूरी कहानी समझ आ गई हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था। अब चलो हम करते हैं यार पीरियाडिक टेबल, काफ़ी टाइम हो गया पीरियाडिक टेबल पढ़े हुए तुम लोगों को ना, तो पीरियाडिक टेबल के बारे में करते हैं। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ कराने वाला हूँ इसका। तो पीरियाडिक टेबल क्या है, सबसे पहले डोबर नायर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कौन सा नियम लाया था, लॉ ऑफ ट्रेड्स, मतलब तिर्यक का नियम। लॉ ऑफ ट्रेड्स आपने पढ़ा होगा, वैसे लॉ ऑफ ट्रेड्स है ना। तो ये इन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तिर्यक का नियम, तिर्यक का नियम, ठीक है। तिर्यक का मतलब 3-3 का ग्रुप बनाना होता था, ठीक है। तिर्यक का नियम आप कह सकते हो इसको। तो इसमें क्या किया इन्होंने, मतलब जो एलिमेंट्स हैं, परमाणु हैं, परमाणुओं को द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित, मतलब बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। तो बढ़ते हुए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के क्रम में परमाणुओं को व्यवस्थित किया, ठीक है। तो परमाणुओं को व्यवस्थित किया। अब इसमें इन्होंने एक ट्रेंड देखा, व्यवस्थित करने के बाद इन्होंने ट्रेंड देखा कि मुझे तीन एलिमेंट हैं, जो नंबर से 3-3 का ग्रुप बनाया एलिमेंट्स का, ऐसे, ठीक है। ऐसे ग्रुप बनाया और एक नियम दिया। तो मतलब 3-3 का ग्रुप बना के एक नियम दिया कि जैसे देखो 3 का ग्रुप बनाया, तो ये पहला और दूसरा, इन दोनों का औसत, तो मतलब मध्य का तत्व, मैं आप यहीं पर लिख देता हूँ, मध्य के तत्व का द्रव्यमान, मध्य के तत्व का द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान आप समझ जाओगे, डोंट वरी। तो पहले और दूसरे के अन्य दो के औसत के बराबर होगा। तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट बटे 2,
तो ये होने वाला था इसके औसत का बराबर। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल देखो, जैसे 3 क्रमानुसार तत्व कौन थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो इन तीनों का था। अच्छा, ये डोबनर ने दिया कब था, तो 1829 में, ये डेट भी याद रखना है आपको, ठीक है, पूछा जाता है। 1829 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6 होता है, सोडियम का अभी नहीं लिखते, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ कैसे। और पोटेशियम का होता है 40। अब इन दोनों का औसत निकालते हैं तो 6 + 40 बटे 2 कितना आ गया, 23। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता भी 23 है। तो ये नियम इन्होंने दिया था, ऐसा तिर्यक का नियम, ठीक है। 3-3 का ग्रुप बना के बीच वाले का द्रव्यमान, ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा था, ठीक है। तो ये हो गया था आपका डोबनायर का तिर्यक का नियम, 1829 में आया। अब न्यूलैंड का करते हैं आज, और न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड द्वारा प्रस्तावित इन्हीं का अष्टक नियम है। पहले तो ऑप्शन मार्क कर लो आप लोग, ठीक है। अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। तो चलो आ जाओ न्यूलैंड के बारे में करते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, तो न्यूलैंड ने कहा अगर हम परमाणुओं को उनके द्रव्यमान के, मतलब इन्होंने कब दिया था, 1865 में। 1865 में अष्टक का नियम दिया था, ठीक है। तो अष्टक का नियम दिया था 1865 में। इन्होंने क्या कहा, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखो। तत्वों को बढ़ते मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखना था, ठीक है। तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अरेंज करो। अब इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि 1 से 8 तक पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है। मतलब जो पहला था एंड 8वां था, तो पहला एंड 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ये सेम होने वाली थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज सेम, ठीक है। तो ये मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोराइड हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इन सब के सेम होने वाले थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पहला हो गया, ये पहला है, ये 8वां है ना। तो इस तरह इनकी प्रॉपर्टीज सेम होने वाली थी। तो यही दिया था इन्होंने। टोटल 56 एलिमेंट के बारे में बताया, टोटल 56, ठीक है। टोटल 56 एलिमेंट को इन्होंने अपने आवर्त सारणी में रखा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें लास्ट एलिमेंट कौन था, तो लास्ट एलिमेंट था इसमें, तो लास्ट एलिमेंट लिखो, लास्ट था थोरियम, ठीक है। थोरियम इनका लास्ट एलिमेंट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा यार, तुम लोग नोट्स इसी से कॉपी करते होगे, समझ नहीं आता होगा थोरियम, ठीक है। क्लास करने के बाद यार खुद के नोट्स बना लिया करो, ठीक है तुम लोग। ऐसे ही मैं इसके नोट्स तो टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता ही हूँ, बट आप खुद के नोट्स बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, तो ये सीन था न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब ये तीसरा कौन था, तीसरा थे हमारे मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये कब लॉन्च हुई थी, तो मेंडलीव ने कैसे किया था, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये इसके बारे में बताओ। तो ये कहाँ से थे, पहले रशिया से थे, ठीक है। तो रशिया से इनका संबंध था। इन्होंने कब लॉन्च की थी, 1869 में, ठीक है। 1869 में इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यभार पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इन्होंने भी तत्वों के जो गुण हैं, तत्वों के गुण हैं उनको परमाणु भार के, मतलब परमाणु भार के आधार पर उनको नियमित अंतराल में दोहराए जाते हैं, ठीक है। तो परमाणु भार इन्होंने परमाणु भार के अकॉर्डिंग सबको सेट किया। और जबकि ये अधिक विस्तृत थी, बस हो गया, इसमें इतना फर्क था, तो अधिक विस्तृत थी, ठीक है। तो अधिक विस्तृत थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें कितना इन्होंने 7 पीरियड्स बनाए, ठीक है। 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप बनाए, ठीक है। तो 8 ग्रुप और 7 पीरियड, ठीक है। चलो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रुप होंगे, ठीक है। ऐसे 8 ग्रुप हैं, ठीक है। तो इन्होंने 8 ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया रोज़ में, जिनको ग्रुप कहा गया, और 7 पीरियड, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो इन्होंने मेंडलीव ने ये काम किया। तो इनको देखो, वैसे फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल इन्हीं को कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल। तो फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल मेंडलीव को कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इतना ध्यान रखना मेंडलीव के बारे में। अब जो ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है जो अभी चल रही है आपकी, ये मोजले की है, ठीक है। तो मोजले भाई साहब ने कब दिया, 1913 में। तो 1913 में मोजले ने अपनी पीरियाडिक टेबल दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो बेस्ड ऑन परमाणुओं को किस क्रम में व्यवस्थित किया, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के क्रम में व्यवस्थित किया, और इसी को हम आज तक मानते हैं, ठीक है। इसी के क्रम में देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना पीरियाडिक टेबल्स के बारे में, ऐसे इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, पहले दक्षिण एशियन खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई। अच्छा, तो देखो साउथ एशियन गेम्स, तो इनको बताओ साउथ एशियन गेम्स ये किसके द्वारा मेजबानी की गई, कब हुए। तो साउथ एशियन गेम्स आपने सुना होगा,
ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुए थे, इनका पहली बार स्टार्ट कब हुआ था, 1984 में स्टार्ट हुए थे। कहाँ हुए थे, काठमांडू। अच्छा, काठमांडू में एक हेडक्वार्टर है, वो आपको पता किसका है, काठमांडू में एक हेडक्वार्टर है, किसका है वो, सार्क का यहीं पर हेडक्वार्टर है ना, सार्क का हेडक्वार्टर भी काठमांडू में ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो साउथ एशियन गेम्स तो हो गए, एशियन गेम्स का बताओ, तो एशियन गेम्स का बताओ। एशियन गेम्स तो काठमांडू आप मार्क कर लेना ए नंबर। एशियन गेम्स, पहले एशियन गेम्स कब हुए थे, तो 1951 में, 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हुए थे 1951 में पहले एशियन गेम्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन दिल्ली में एक बार और हुए, दिल्ली में फिर दोबारा कब हुए, 1982 में एशियन गेम्स दोबारा दिल्ली में हुए। मैक्सिमम कहाँ हुए थे, 2 बार इंडिया में हो चुके हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ हुए हैं, मैक्सिमम हुए हैं थाईलैंड में। ठीक है, तो मैक्सिमम थाईलैंड में हुए हैं एशियन गेम्स, कितनी, 4 बार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको एशियन गेम्स के बारे में पता रखना है। ठीक है, अच्छा कुछ और गेम्स देखते हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे, तो बताओ। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 1930 में। कहाँ हुए थे, हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, तो हैमिल्टन में कनाडा में हुए थे पहले फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं। फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे, तो फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ ये हुए थे सन 2000 में हुए थे। कहाँ हुए थे, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो स्कॉटलैंड में इनका आयोजन किया गया था। फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स, गर्मियों वाले ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे, तो 1896 में हुए थे। ठीक है, तो 1896 में कहाँ हुए थे, ग्रीस एथेंस। तो ग्रीस एथेंस में इनका आयोजन किया गया था। तो ग्रीस एथेंस में इनका आयोजन किया गया था। और दूसरे कहाँ हुए थे, सेकंड नंबर के कहाँ होते, सेकंड हुए थे 1900 में हुए थे। इसकी खास बात क्या है, ये कहाँ हुए थे, पेरिस में। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस में हुए थे। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें क्या हुआ, तो पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया। अगर क्वेश्चन आता है वो पहली महिलाओं को फर्स्ट टाइम कब शामिल किया गया था, तो 1900 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम महिलाओं का पहला ओलंपिक खेल कब हुआ, 1900 में हुआ, जो कि पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुए थे, तो पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे आपका 1924 में। ठीक है, तो 1924 में हुए पहले विंटर ओलंपिक गेम्स। कहाँ हुए थे, चमोनिक्स फ्रांस। ठीक है, तो ये भी आप फ्रांस में ही लिखना। तो चमोनिक्स जगह का नाम है, चमोनिक्स फ्रांस। ठीक है, तो चमोनिक्स फ्रांस में इनका आयोजन हुआ था पहले विंटर ओलंपिक्स का। समर यूथ ओलंपिक गेम्स कब होते, समर यूथ ओलंपिक गेम्स बताओ, 2010 में। तो 2010 में हुए थे समर यूथ ओलंपिक गेम। कहाँ हुए थे, सिंगापुर में। ठीक है, तो सिंगापुर में होते समर यूथ ओलंपिक गेम्स। अब विंटर ओलंपिक गेम्स कब और कहाँ हुए, तो ये 2012 में हुए। 2012 में हुए थे कहाँ बताओ, तो इंसब्रक ऑस्ट्रिया। ठीक है, इंसब्रक ऑस्ट्रिया में हुए थे। ये इनका इस जगह का नाम भी लिखना, इंसब्रक ऑस्ट्रिया में हुए थे पहले विंटर ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो इंसब्रक ऑस्ट्रिया। ठीक है, अच्छा विंटर ओलंपिक्स नहीं यार, तुम लोग यहाँ पे एक विंटर यूथ ओलंपिक्स। ठीक है, तो विंटर यूथ ओलंपिक्स ये लिखना। ठीक है, तो इंसब्रक ऑस्ट्रिया में हुए थे, 2012 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो ये पहला कुछ याद रखना, पहला प्यार महत्वपूर्ण तो होता ही है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीकों में से एक नहीं है। राष्ट्रीय आय कैसे मापते हैं, पहली बात तो ये बताओ, जो आपकी नेशनल इनकम हो गई, तो नेशनल इनकम जो है ये किस प्रकार की इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, और इसको मापने के कितने तरीके हैं, तो ये आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको देने वाले कौन थे, तो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन थे, और इनकी बुक का भी नाम लिखना है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मतलब समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि आप हिंदी में जानते होंगे, तो समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये आपको पता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसके पिता कौन है, इसके फादर मतलब जनक कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। आपके फादर का नाम लिख लो, आप फादर का नाम लिखो आप, क्या नाम है इनका, तो जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, तो इनका फादर का नाम लिख देता हूँ मैं, तो जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, इनका नाम याद रखना यार, ये पूछा जाता है। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर। अच्छा, मैक्रो तो हो गया, मिनी के बता दो, माइक्रो के बता दो, मिनी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, इन्हीं की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है। तो इनके जनक कौन हो गए, एडम स्मिथ।
तो एडम स्मिथ हो गए इनके जनक, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हो गए एडम स्मिथ। इनकी बुक कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, कीन्स की बुक कौन सी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन तो इनकी होगी। कीन्स की बुक कौन सी है? इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक भी लिख लो। इनकी बुक क्यों छोड़े? अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओ सब कुछ। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इनकी बुक है, इनकी बुक का नाम है जनरल थ्योरी। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, तो ये इनकी बुक का नाम हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इतनी बातें नेशनल इनकम के बारे में। तो ये नेशनल इनकम आपका एक प्रकार का मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जिसके फादर कौन है? समष्टि अर्थशास्त्र के फादर हैं जॉन मेनॉर्ड कीन्स जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब चलो, अगर आपको नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले जानना होगा फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? वित्तीय वर्ष, अगर आपकी जब जॉब लगेगी, जब आप इनकम टैक्स पे करोगे तो आप इसको भूलोगे नहीं फिर, ठीक है। तो ये कब से कब तक हो? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आपको ये हमेशा ये डेट याद रहेगी, ठीक है। अभी भूल भी सकते हो, बट जब टैक्स पे करने लगोगे तब नहीं भूलोगे। मैं तो चाहता हूँ तुम सब टैक्स पे करो, है ना। टैक्स पे करना आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। चलो, अब देखो नेशनल इनकम के 4 घटक है। मैं आपको कराता हूँ नेशनल इनकम का पूरा सीन। 3 घटक है, ठीक है। नेशनल इनकम, नेशनल एनआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। यार ये स्क्रीन पे पता नहीं, चलो ठीक है, उसको छोड़ो, बाद में अब करेंगे। चलो, तो पहला हो गया इनकम मेथड हो गया। पहला मेथड कौन हो गया? इनकम मेथड हो गया, ठीक है। इनकम मेथड मतलब आय घटक, आय, ठीक है। तो इनकम, क्या लिख रहा हूँ मैं? तो इनकम मेथड हो गया पहला। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो ये आपको पता होगा। तीसरा कौन सा है? तीसरा किसी को पता है? एक्सपेंडिचर। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं आय कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने की ये 3 मेथड है। तीनों के बारे में मैं समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, करते हैं। तो इनकम मेथड में क्या देखते हैं? इसके देखो 4 घटक होते हैं। तो 4 घटक होते हैं मेनली इसमें। कितने? 4 घटक होते हैं। चारों घटक को देखते हैं कौन कौन से। 2 प्रकार के घटक दोनों लिखते हैं। एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लिखो फैक्टर्स ऑफ, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहला होता है आपका लैंड होता है, ठीक है। मतलब जिससे प्रोडक्शन मिल सकता है। लैंड हो गया, लेबर हो गया, तो लैंड, लेबर, और क्या हो गया? कैपिटल। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, और क्या हो गया? इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये चारों लिख लो, चारों लिख लो। पहले तो ये लिख लो यार, क्रम से तुम लिख लो, ये भूल जाओगे। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की। एसएससी तो बहुत पूछे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया, ये चारों हो गए। तो लैंड का मतलब, कैपिटल का मतलब, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, इन सब का देखते हैं। तो लैंड मतलब आपको होगी भूमि हो गई, ठीक है। लैंड भूमि हो गई। लेबर क्या? श्रम हो गया। और कैपिटल मतलब पूंजी हो गया, ठीक है। और इंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या हो गया? उद्यमी, ठीक है। तो इन हिंदी में मैंने लिख दी तो आप कंफ्यूज मत हो। अच्छा, तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्हीं के लिए आप लिखो फैक्टर पेमेंट, लिख लो। तो फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ पेमेंट, तो ये भी लिख लो। तो ये चारों घटक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब मजाक में मत लीजिएगा इसको। तो लैंड से क्या जनरेट होता है? लैंड से आपके जनरेट होता है रेंट, ठीक है, रेंट के रूप में पैसा। लेबर से क्या होता है? लेबर में आपको मिलता है वेज, ठीक है। तो वेज मिलता है, मतलब आपका जो भत्ता होता है। और कैपिटल या पूंजी से क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है जो आपका, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है। और उद्यमी का क्या होता है? उद्यमी का क्या होता है? इससे प्रॉफिट जनरेट होता है, मतलब जो आपका टैलेंट है। सबके बस की बात तो है नहीं ये सब करना, रिस्क लेना, है ना। तो प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ये होगा 4 घटक, इन्हीं को कैलकुलेट करके हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने एक्सपेंडिचर बे मेथड पे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड पे आते हैं। इसका क्या सीन है? इसमें बताया गया, इसमें इसका देखो फॉर्मूला, सीधे लिखो फॉर्मूला C+I+G+X-M। एक बार एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था, ये फॉर्मूला लिख दिया और इसमें पूछा था इसमें से इंपोर्ट कौन दर्शाता है, तो लोगों ने आई को मार्क कर दिया, बट मैं भी बताता हूँ कौन दर्शाता है। तो सी से क्या हो गया? जो कंज्यूमर, मतलब जो उपभोक्ता हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना व्यय कर रहे हैं, तो कंज्यूमर। तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गया, सी से हो गया। आई से क्या हो गया? आई से क्या हो गया? इन्वेस्ट, आप कितना निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हो गई आई से। और जी से क्या हो गया? जी से गवर्नमेंट, मतलब सरकार कितना व्यय कर रही है, तो गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर हो गया जी से, एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया आपका एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया एक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। एम हो गया इंपोर्ट, इंपोर्ट आपका आंसर करेक्ट था। तो इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, ठीक है। तो ये मतलब निर्यात बाहर जाना, आयात बाहर से मंगाना कुछ। तो ये इसका फॉर्मूला था। इनको कैलकुलेट करके हम एक्सपेंडिचर व्यय के माध्यम से नेशनल आय कैलकुलेट कर सकते थे। चलो अब वैल्यू एडेड मेथड के बारे में करते हैं। ये थोड़ा, इसको हम क्या प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, इसको प्रोडक्शन, ठीक है। चलो लिख लेते हैं प्रोडक्ट मेथड। यार अच्छा यार क्या, तो प्रोडक्ट मेथड के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड के नाम से आता है वैल्यू एडेड मेथड। अब ये क्या होता है, इसको मतलब आप जीबीए से भी दर्शाते हो, जीबीए ग्रास वैल्यू एडेड, है ना। तो ये भी आप देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, एवरी स्टेज में, मतलब प्रत्येक स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, मेनली इसका क्या मतलब होता है। तो एवरी स्टेज में मतलब, एवरी स्टेज मतलब हर स्टेज में, मैं भी समझाऊंगा कैसे। तो कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, तो मतलब कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उनको कैलकुलेट करना होता है। देखो जैसे कोई किसान है, मतलब इसने गेहूँ लगाया, इस समय गेहूँ का सीज़न है, ठीक है। तो कोई किसान है, उसने गेहूँ लगाया, ठीक है। किसान को भी बना ही देते हैं, कहेगा किसान, अरे यार ये कैसा किसान बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है ना, हाँ ठीक है अच्छा ही है। तो एक किसान हो गया, इसने गेहूँ लगाए, इसने एक कंपनी को, जो मैदा बनाती है कंपनी, तो मैदा बनाने वाली कंपनी को उसने 100 रुपये में ये गेहूँ दे दिया। अब मैदा बनाने वाली कंपनी ने 100 रुपये की जगह 120 रुपये में एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को दे दिया, ठीक है। बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेचा 120, मतलब अब यहाँ देखो, यहाँ से कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई 100 रुपये में, ठीक है। ये पूरी वैल्यू ही है, पूरी की पूरी वैल्यू है। बट मैदा बनाने वाली कंपनी ने यहाँ 20 रुपये ऐड किए, ठीक है। 20 रुपये ऐड किया। अब बिस्किट ने कितना बेचा, ये 150 रुपये में बेचा इसने, तो यहाँ इसने कितना 30 रुपये ऐड किए। तो ये होता है बीच में जो एवरी स्टेज में जो कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, ये वैल्यू। तो अब टोटल हम कितना कैलकुलेट करेंगे, 100 से हो गया 150, मतलब 50 रुपये की वैल्यू ऐड हुई। तो इसको ऐसे कैलकुलेट रहते हैं, तो ये 50 रुपये की वैल्यू बीच में ऐड हुई। अब इनको अब पूरा तो जोड़ेंगे नहीं कि 100 हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया, तो ऐसे तो डबल इंक्लूजन हो जाएगा, है ना। तो फिर ऐसे करेक्ट नहीं आएगी आपको। तो ये होता है वैल्यू मेथड। तो इसमें इसी को हम दर्शा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो इसको GBA 1, तो मतलब पहले स्टेज में कितनी ऐड हुई, प्लस GBA 2 ऐसे ऐसे करके GBAN, है ना। तो GBAN, तो फिर इसको सिग्मा GBA से दर्शाते हैं। ये आपने इस फार्मूला को देखा होगा कहीं ना कहीं, पक्की बात है। तो आपको नेशनल आय का इनकम, सॉरी राष्ट्रीय आय के तरीके समझ आ गए। तो इसमें कौन सा बैंकिंग मेथड नहीं होता, तो बैंकिंग मेथड को छोड़ के बाकी एक इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है। तीनों मेथड हमने समझ लिए कैसे क्या सीन है इनका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वह किस देश के थे। अब बताओ भाई, इनको क्या कहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो ये क्वेश्चन मैं अभी इंडिया के पक्ष में नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसको हम क्योंकि आगे वाली क्लास में लेंगे, उसमें हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक क्लास में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्यों आप सारा कुछ याद भी नहीं रख पाओगे। तो अभी हम सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन का ऊपरी से करते हैं। इसके जनक कौन है पहले बताओ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, विश्व में इसके जनक किसे कहा गया, नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग ये किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित थे आपके USA से, ठीक है। तो USA से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन है किस लिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अनाज वगैरह के प्रोडक्शन के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। प्रोडक्शन, देखो तो जब ये लाई गई थी, कब लाई गई थी, ये आपको किसी को पता है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए इसको लाई गई। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया, तो नॉर्मन बोरलॉग साहब ने इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस कहाँ किया है, तो इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ है, तो ये हुआ इंट्रोड्यूस मैक्सिको में, ठीक है। तो मैक्सिको एंड लैटिन अमेरिका में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब तब यहाँ भुखमरी का बहुत सीन था, मतलब भुखमरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो भुखमरी को काफ़ी हद तक कम कर लिया गया, ठीक है। भुखमरी को काफ़ी हद तक कम कर लिया गया। अब इसी के लिए इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला, नोबल का पीस प्राइज़ मिला इनको, नोबल पीस प्राइज़ मिला। ये कब मिला इनको, 1970 में, ठीक है। तो 1970 में इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब इंडिया के केस में भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इंडिया के, अच्छा ये वर्ड किसने दिया था,
तो इस वर्ड के जनक, वर्ड देने वाला कौन था? तो वर्ड देने वाले बताओ, किसी को याद है टर्म, ये टर्म देने वाले कौन थे? तो विलियम गॉड। तो विलियम गॉड थे, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, विलियम गॉड ने ये टर्म दी थी, ये वर्ड दिया था। अब इंडिया के केस में मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, ये तो पता है, एम.एस. स्वामीनाथन। तो इंडिया में इम्प्लीमेंट करने वाले कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, ये आपको पता है। इंडिया में देखो एक बार में इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई, उसमें 2 स्टेज में इम्प्लीमेंट हुई। एक तो 1960 का जो दशक था, 1960s एंड 1970s, ठीक है, 2 दशकों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 2 चरणों में। और यहाँ पर किसका यूज किया गया है? यहाँ पर HYB सीड्स, मतलब क्या हो गया? हाई यील्डिंग वेराइटीज़, और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया, ठीक है। तो HYB सीड्स का यूज किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, और मैं आपको कुछ बताता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन और यहीं पर लिख देता हूँ, चलो आ जाओ, ठीक है। ये बताओ, पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा गया? पॉलिटिकल, इंडिया में पॉलिटिकल फादर ऑफ, तो पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको किसे कहा गया? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अच्छा, इनको भी भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो इनको भी भारत रत्न मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लिखो चिदम्बरम, तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये इनको मिला, इनको कहा जाता है पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, एक और लिखो, फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन, गेहूं की क्रांति के लिए किसको पिता कहा जाता, जनक कहा गया? दिलबाग सिंह एठवाल, ठीक है। तो व्हीट रेवोल्यूशन के जनक कौन थे? तो व्हीट रेवोल्यूशन के जनक कौन थे, ये बताओ। तो इनका नाम लिखो, दिलबाग सिंह। ये लिखा दे रहा हूँ भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत कम है। दिलबाग सिंह एठवाल, ठीक है, दिलबाग सिंह एठवाल। ये आपको बस इतना, आपको एक बार पढ़ लेना, ये ध्यान रहेगा, हो गया, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर कुछ और क्रांतियों के बारे में करते। तो इसका आपने आंसर मार्क कर लिया, ठीक है, अमेरिका हो गया। कुछ और क्रांतियों के बारे में कर ही लेते हैं। चलो, तो ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए होता है। ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, मछलियों के लिए। ब्राउन रेवोल्यूशन, लेदर के लिए। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? फ्रूट या हनी, इसी को हम हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हॉर्टिकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपने कर लिया, फूड ग्रेन्स के लिए। ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? फर्टिलाइजर्स के लिए, मतलब जो उर्वरक होते हैं उनके लिए ग्रे रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए? तो ऑनियन, प्याज के लिए पिंक रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन मीट के लिए, मतलब लाल कलर का होता है ना मांस। सिल्वर रेवोल्यूशन क्या होता है? सिल्वर इग या पोल्ट्री फार्म के लिए, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन, ये मिल्क या डेयरी के लिए। अच्छा, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? तो व्हाइट रेवोल्यूशन बताओ। तो व्हाइट डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, इनका नाम आपने बहुत पढ़ा होगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम याद रखना व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड के जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड के जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड के जनक भी इनको कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। येलो रेवोल्यूशन किसको? ऑयल सीड्स के लिए। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखने, कुछ और रेवोल्यूशन क्वेश्चन पूछ लेता है कभी डायरेक्टली, वन लाइनर्स हैं ये सब, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? अब बताओ, फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आ गया है आपका, तो पैसा है नहीं, फाइनेंस कमीशन के सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। अरे क्या हो रहा है, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में करते हैं, ठीक है, आ जाओ। चलो, तो फाइनेंस कमीशन, अच्छा ये कैसे संवैधानिक आयोग है, कहाँ से पता चलता है? तो ये एक प्रकार का संवैधानिक, भारत में संवैधानिक, तो संवैधानिक आयोग है। आपको कैसे पता कि ये संवैधानिक आयोग है? क्योंकि 280 आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख मिलता है, तो ये आपको पता है। अब आर्टिकल 280 में कुछ सब क्लास भी हैं, मैं उनको अब कराना चाहता हूँ, आ जाओ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 280 के बारे में करते हैं। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में करना है, ठीक है, आ जाओ। चलो, तो इसके सब क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, सीधे पूछे जाते हैं। तो 281 इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया प्रेसिडेंट जो होगा, मतलब भारत का जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर में, हर 5 साल में, मतलब फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। फाइनेंस कमीशन का गठन करने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब यहीं पर बता दो, पहले जो फाइनेंस कमीशन था, फर्स्ट फाइनेंस, CM क्यों लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, इसके हेड कौन थे? तो इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसको चेयरमैन थे केसी नियोगी, चेयरमैन थे
केसी नियोगी, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, केसी नियोगी जी का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा, जो अभी लेटेस्ट 16वां होने वाला है, 16वां फाइनेंस कमीशन, इसके हेड कौन होने वाले हैं, तो अरविंद पनघड़िया। ठीक है, तो अरविंद पनघड़िया का नाम आपको याद रखना है, तो पनघड़िया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये हो गया। अब आपको इतना तो पता ही है इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है एक 1+4 सिस्टम होता है, मतलब एक चेयरमैन और 4 सदस्य होते हैं फाइनेंस कमीशन में। तो चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये किस में बताया गया था, ये बताया गया है आपका 282 में। तो 282, ठीक है, 282 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट होगी, तो अरे क्या लिख रहा हूँ, चलो, पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट आपकी संसद होने वाली, वो क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो देखो 1+4 का सिस्टम होता है, इनमें चेयरमैन की क्वालिफिकेशन आपको ध्यान रखनी है। तो चेयरमैन जो अध्यक्ष होगा इसका, कोष की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसको नॉलेज होना चाहिए किसका, पब्लिक अफेयर्स का। तो उसको पब्लिक अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें बस हो गया। ठीक है, अब चलो करते हैं 283। तो 283 में क्या बताया गया, 283 में बताया गया है रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा, सलाह देगा, मतलब सलाह देने में आगे आगे करेगा, रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। देखो मैं ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ यार इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना तुम लोग। ठीक है, चलो अब 284 में क्लॉज 4 में क्या दिया गया, क्लॉज 4 में दिया गया है फंक्शंस, मतलब इनके कार्य क्या होने वाले हैं, फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, ये भी कौन डिसाइड करेगा, डिटरमाइंड बाई, कौन डिसाइड करने वाला है, डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये भी संसद डिसाइड करके देगी इनको। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है, इस चारों के चारों क्लॉजेस के बारे में बढ़िया से आपको याद रखना है। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग की सिफारिशें। अब वित्त आयोग की सिफारिशें, तो आप कहोगे सर रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ भी सिफारिश करता है प्रेसिडेंट को, बट नहीं है, आपको देखना है आर्टिकल 281। तो आर्टिकल 281 इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट, इसमें भी यही बताया गया है, बट ये अलग है कुछ, रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट को सलाह देगा, मतलब सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन क्या है, प्रेसिडेंट को करेगा, प्रेसिडेंट किसको बताएगा आगे चल के, ये बताएगा पार्लियामेंट को। तो ये पार्लियामेंट को बताएगा जो भी सिफारिशें होंगी, बट लेकिन प्रेसिडेंट जो है ना, ये बाध्य नहीं है, नॉट बाइंडिंग। तो नॉट बाइंडिंग नेचर की होती हैं, तो मतलब इनके लिए बाध्य नहीं कि माने ही ये माने। ठीक है, तो नॉट बाइंडिंग नेचर की होती हैं ये जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन अनुच्छेद 281 इसका राइट आंसर है, बस ये ध्यान रखना है इतना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को दिल्ली और अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा। अच्छा, ये जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया क्या था, जो हमारे शेरशाह थे, शेरशाह सूरी ने, आपको नाम सुना होगा एक जीटी रोड का, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब जो दिल्ली से अमृतसर का जो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको कौन सा नंबर दिया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आओ करते हैं। तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया। जीटी रोड टोटल कहाँ से है, देखो चित्तौड़गढ़, तो ये आपको जगह याद, ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़, ये आपको जगह कहाँ, ये आपकी है जगह बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ टू लाहौर, सॉरी काबुल, तो काबुल कहाँ, अफगानिस्तान में। तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ टू काबुल ये रोड गई है जीटी रोड पूरी टोटल, लेकिन इंडिया में इसको 2 भागों में बांटा गया है। जब ये जीटी रोड है, यहाँ पे कहाँ लिख रहा हूँ, चलो, तो इंडिया में इसको 2 भागों में बांटा गया। इंडिया, भारत में देखो 2 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट कौन सा, पहला दिल्ली टू अमृतसर। ठीक है, दिल्ली टू अमृतसर हो गया जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो अमृतसर, दिल्ली तो अमृतसर। दूसरा पार्ट कौन हो गया, दूसरा आपका हो गया दिल्ली तो कोलकाता। ठीक है, दिल्ली टू कोलकाता, ये 2 पार्टों में भारत में बांटा गया है। ठीक है, दोनों का नाम लिख लो। तो दिल्ली तो अमृतसर, इसको किस नाम, NH1 के नाम से जाना गया, NH1 के नाम से, और NH2 दिल्ली तो कोलकाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, NH1। तो ये आपको पता हो गया। ठीक है, ये दिल्ली के बारे में पता हो गया। अब करते हैं शेरशाह के बारे में। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, फरीद खान। इनका नाम था फरीद खान, इनका नाम था ओरिजिनल, जो भी फरीद खान नाम था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इन्होंने ही हुमायूं को बहुत बार पटकनी दी, 2 बार पटकनी दी हुमायूं को। तो
तो हुमायूं को कितनी बार हराया? 2 बार हराया। 2 बार कहाँ कहाँ हराया बताओ? तो हुमायूं, अच्छा ये बिहार के जमींदार के बेटे थे, ये तो आपको पता है ना। तो ये इन्होंने 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध, इसमें हुमायूं को हराया। और 1540 में एक कन्नौज का, जिसको बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से जानते हैं, इस युद्ध में भी इनको हराया, कन्नौज के युद्ध में भी हराया। तो 2 बार इन्होंने हुमायूं को हराया। और अच्छा इन्हीं का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, इसको किसने फॉलो किया था? इसी को कॉपी किया था किसने? अकबर ने। तो प्रशासनिक व्यवस्था इनकी अकबर ने कॉपी की थी पूरी। ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, सीजीएल ने पूछा था खुद। अब ये जो जीटी रोड इन्होंने बनवाए थे, इसके बीच बीच में इन्होंने सराय बनवाए। सराय या आपको सराय के नाम से जानते हो, सराय जिनको कहते हैं विश्राम घर, ठीक है। तो इन्होंने सराय बनवाया था। और इनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा, इनका मकबरा कहाँ? सासाराम बिहार में इनका मकबरा स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चन शेरशाह सूरी से बनने वाले हैं, ठीक है। तो सासाराम बिहार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको शेरशाह के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये तो आपको पता चल गया। आ जाओ। अच्छा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ये कौन सा है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, इसको हम कहते हैं NH44। तो NH44 के नाम से जाना जाता है। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर, तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वाटरवेज के ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं, नेशनल हाईवे से भी क्वेश्चन आते हैं बट उतनी मात्रा में नहीं। तो लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज कौन सा है? तो देखो गंगा, इसका नाम पहले लिखो, गंगा भागीरथी। तो गंगा भागीरथी हुगली। अब हुगली कहाँ से आ गया? आपको हुगली रिवर तो पता है ना कहाँ है? गंगा भागीरथी हुगली, ये नेशनल वाटरवेज कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक कैसे फैला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा वाटरवेज है? NH क्यों लिख रहा हूँ? NW नेशनल वाटरवेज 1 है, ठीक है। नेशनल वाटरवेज 1 है। और ये इसमें देखो क्या, ये गंगा नदी आती है एक, फिर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर एक फरक्का बांध है जिसमें हमेशा लड़ाई होती रहती है, फिर यहाँ से हुगली रिवर निकलती है ना। तो वेस्ट बंगाल में एक डिवीज़न होता है, तो ये आपको पता है। नेशनल वाटरवेज 2 क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र रिवर में है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में स्थित है नेशनल वाटरवेज 2। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डांग दरबार मेला हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो डांग दरबार, अच्छा ये हमने किए थे पहले। चलो राजस्थान के बारे में पहले करो, राजस्थान में क्या क्या आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में हो गया गणगौर, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है गणगौर। तो गणगौर फेस्टिवल है, ये किसका है? शिव और पार्वती, मेनली पार्वती माता के लिए प्रसिद्ध है। तो शिव पार्वती के लिए गणगौर फेस्टिवल का आयोजन होता है। और कौन सा होता है? पुष्कर मेला कहाँ होता है? पुष्कर भी यहीं होता है, पुष्कर राजस्थान में होता है। और कोलायत, कोलायत आपको याद रखना, कोलायत यहीं का राजस्थान का है। बूंदी फेस्टिवल भी राजस्थान का है, ये पूछा जाता है बूंदी। और बनेश्वर, ठीक है। तो बनेश्वर फेस्टिवल भी राजस्थान का ही, ये कुछ राजस्थान के फेस्टिवल आपको ध्यान रखने हैं। अब आ जाओ मध्य प्रदेश के बता दो। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से? मध्य प्रदेश के एक लोकरंग उत्सव हो गया, लोकरंग महोत्सव बहुत ही फेमस है, लोकरंग हो गया। और खजुराहो, खजुराहो तो आपने कितनी बार सुना होगा, खजुराहो फेस्टिवल है ना। अच्छा ये कहाँ, इनका निर्माण किसने कहा? चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल शासकों ने, चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था खजुराहो का निर्माण। और यहीं पर खजुराहो में ही कंदरिया महादेव जी का मंदिर है। तो कंदरिया महादेव जी का मंदिर यहीं पर कहाँ? खजुराहो में, ठीक है। तो कंदरिया महादेव जी का मंदिर खजुराहो में ही है। चलो एक और यहाँ पे लिखो, भगोरिया हाट। इसमें महिलाएं अपने सर पे घड़ा रख के डांस करती हैं ना, भगोरिया हाट। तो भगोरिया हाट फेस्टिवल यही मध्य प्रदेश का। और एक तानसेन, बहुत कितना फेमस फेस्टिवल है तानसेन फेस्टिवल। ये बताओ ये किसके दरबार में नवरत्न थे? तो तानसेन जो थे किसके दरबार में नवरत्न थे, ये बताओ मुझे। तो तानसेन थे अकबर के दरबार में, ठीक है। तो अकबर, और ये मेनली कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया था? तो ग्वालियर में सेलिब्रेट किया था तानसेन फेस्टिवल, ग्वालियर में सेलिब्रेट किया था। यहीं के तानसेन थे। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम बताओ। और ये क्या बजाते थे? इनका वाद्य यंत्र कौन था? तो इनका वाद्य यंत्र था रुद्र बीणा। तो रुद्र बीणा बजाते थे ये। और इनके गुरु का नाम था हरिदास, ठीक है। इनके गुरु का नाम भी पूछा गया था, हरिदास इनके गुरु का नाम है। तो ये कुछ बातें आपको तानसेन जी के बारे में याद रखनी है, ठीक है। चलो और कौन कौन से हो गए फेस्टिवल यहाँ के? मध्य प्रदेश, अरे यार क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश का एक फेमस सांची में मनाया जाता है। तो सांची में कौन सा? चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल, चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल, ठीक है। चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल है, आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। और कौन सा हो गया?
और यहीं पर पचमढ़ी भी हो गया, है ना, पचमढ़ी फेस्टिवल भी हो गया। पचमढ़ी फेस्टिवल भी कहाँ, मध्य प्रदेश में ही सेलिब्रेट होता है। ठीक है, आ जाओ चलो अब महाराष्ट्र के बारे में भी करते हैं। अब कुछ छोड़ना थोड़ी है हमें, वैसे हमने काफ़ी फेस्टिवल कर लिए, इतने फेस्टिवल मैंने करा दिए हैं। ये इस सीरीज से, जो आपकी PIQ सीरीज में चला रहा हूँ ना, इस सीरीज से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी GK GS का। करंट अफेयर्स की मैं अलग से क्लासेस कराता हूँ, तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स भी कवर कर लोगे। ठीक है, चलो तो करंट अफेयर्स की आपको पता है ना, डेली सुबह क्लास होती है 10 बजे, है ना। चलो तो महाराष्ट्र के फेमस फेस्टिवल होता है, तो इसका नया साल का फेस्टिवल कौन सा हो गया, गुड़ी पड़वा। तो इसका न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है, गुड़ी पड़वा। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा का नाम आपको ध्यान रखना है। एक देखो होजागिरी कहाँ होता है, होजागिरी त्रिपुरा में, जबकि खोजागिरी होता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो खोजागिरी महाराष्ट्र, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। एक कौन सा, खोजागिरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और एक कौन सा हो गया, नरैली पूर्णिमा। नरैली पूर्णिमा के भी आपको ध्यान रखना है, नराली पूर्णिमा। ठीक है, और कौन सी हो गया, और महाराष्ट्र के और कोई फेस्टिवल बताओ यार तुम लोग। चलो एलोरा लिखो फिर यार तुम लोग, एलोरा फेस्टिवल। एलोरा फेस्टिवल ही महाराष्ट्र का है। ठीक है, पोला भी हो, पोला वैशाख है ना, ये सब आप सुना होगा, पोला। एक कौन सा हो गया, अगीरा। ठीक है, तो अगीरा फेस्टिवल, अगीरा जो मेनली मुंबई में सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो मुंबई का ये फेस्टिवल है, ये शहर भी पूछ सकता है अगीरा का। और कौन सा हो गया यहाँ के, सुला फेस्टिवल भी हो गया, सुला फेस्टिवल हो गया। और कौन सा, देखो ये सुला जो फेस्टिवल है ना, मेनली वाइन फेस्टिवल है, और ये वाइन कहाँ की प्रसिद्ध है, नासिक की। नासिक में सेलिब्रेट होता है, ये वाइन फेस्टिवल है एक प्रकार का। ठीक है, तो शराब का फेस्टिवल है। देखो चमक देखो लड़कों के मुंह में वाइन का नाम सुन के, है ना। चलो अब आते हैं अपने गुजरात में। तो खाएंगे क्या, क्या खाते हैं यार गुजरात वाले, क्या खाया करते हैं यार, उसको क्या बोलते हैं, फाफड़ा जलेबी। हाँ चलो तो देखो जो डांग दरबार है ना, डांग दरबार जो क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था, डांग दरबार यहीं गुजरात का फेस्टिवल है। और यहीं पर क्या हो गया अब बताओ भाई, रण उत्सव कहाँ होता है, रण उत्सव। तो जो रण उत्सव होता है यहीं गुजरात में ही होता है। रण उत्सव भी आप कुछ अपने से यार तुम लोग कमेंट किया करो यार। तो रण उत्सव गुजरात में होता है। ठीक है, और क्यों, शामला जी मेला। तो शामला जी, ये लिखो शामला जी, शामला जी मेला। ठीक है, देखो गुजरात में कहते हैं शामला जी मेलो, है ना, ऐसा ही वो लोग बोला करते हैं। और वौथा मेला। ठीक है, तो वौथा मेला भी यहीं होता है गुजरात में। और क्या होता है यहाँ पे, मोधेरा डांस फेस्टिवल भी यहीं होता है। ठीक है, तो मोधेरा डांस फेस्टिवल यहीं आयोजित किया था। तो ये सब सारे फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन भी मार्क कर लो, ऑप्शन नंबर डी गुजरात करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, डांग दरबार मेला, ये CGL में पूछा गया था। चलो आ जाओ। अच्छा, कुछ रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ, आपके लिए होमवर्क है। रिसेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए थे, तो अभी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो हो गया बहु मेला, चलो बता देता हूँ यार, नहीं तुम लोग फिर आंसर करते नहीं हो। तो बहु मेला हो गया, रोंगकेर मेला, रोंगकेर उत्सव, तो ये कहाँ होता है, रोंगकेर हो गया। और कौन सा हो गया, म्योको फेस्टिवल। ठीक है, तो म्योको फेस्टिवल हो गया, एक पोंगल हो गया। तो म्योको एंड पोंगल, ये इनका बताओ, चलो बताओ क्रम से बता दो, जल्दी जल्दी आंसर करो कमेंट करके। तो बहु मेला कहाँ आयोजित किया था, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो बहु मेला जम्मू एंड कश्मीर। रोंगकेर कहाँ का है, रोंगकेर, तो रोंगकेर आपका बताओ, रोंगकेर है ये असम का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रोंगकेर, अरे तो रोंगकेर आपका असम का फेस्टिवल है। ठीक है, ये कौन सेलिब्रेट करता है इसका, एक यहाँ पर एक बोडो ट्राइब है, तो असम की बोडो ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, बोडो ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। म्योको फेस्टिवल कहाँ का है, म्योको फेस्टिवल, तो म्योको फेस्टिवल है आपका बताओ भाई, ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो म्योको फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का। पोंगल कहाँ का, पोंगल आपका तमिलनाडु। एक अट्टुकल पोंगल होता है, अट्टुकल पोंगल आपका केरल में सेलिब्रेट होता है। अच्छा, इसका पोंगल से रिलेटेड एक आर्ट है, एक आर्ट फॉर्म है जिसको क्या कहते हैं, कोलम। तो कोलम का संबंध किससे है, तो कोलम का संबंध आपका पोंगल से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है, ये बताओ भाई। तो पंचायती राज व्यवस्था में कितना, इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके भारतीय संविधान में, तो ये आपको करते देखो। तो 2 अक्टूबर की डेट थी, 1959 का साल था। अब बताओ कुछ याद आ रहा है यहाँ से, चलो एक और हिंट देता हूँ, राजस्थान, अभी भी याद नहीं आ रहा, तो चलो एक और हिंट देता हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अब कुछ याद आया,
तो पहली पंचायत है ना, फर्स्ट पंचायत, तो याद आ गया ना। चलो यही तो याद कराना था तुम्हें, आ जाओ चलो। तो एक कमेटी थी हमारी बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता ये कमेटी थी। अब इसने क्या काम किया मैंने बहुत बार बता चुका हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ आज। तो देखो इसने, ये कब आई थी पहली बार, तो 1957, ठीक है, तो 1957 में आई थी। इसने क्या बताया, तो 3 टियर सिस्टम दिया, किसके लिए, पंचायती राज सिस्टम के लिए, PRI के लिए, ठीक है। तो 3 टियर सिस्टम देने वाला कौन था, बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो ये कब से आए, देखो पंचायती राज सिस्टम कब आया, 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ये कब लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल 1993 को इम्प्लीमेंट हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अरे यार साफ हो जाओ भाई, तो 1993, ठीक है। तो इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो ये समझ जाना, PRD। तुम लोग कहोगे धीरे धीरे सर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट फॉर्म में चल रहे हैं, है ना। इससे अच्छा हमने क्या जोड़ा था संविधान में, इससे हमने संविधान में क्या जोड़ा था, तो संविधान में हमने जोड़ा था पार्ट 9, तो पार्ट 9 जोड़ा गया था। पार्ट 9 में मतलब आर्टिकल 243 से 243O, ठीक है। ये हमने इतने आर्टिकल जोड़े, ठीक है, ये आपको पता है, पंचायत से संबंधित थे। इसमें इन्होंने क्या बताया, चलो अब रुक जाओ, भी वो तो बाद में करेंगे, पहले हम 74वां, तो आपको पता है 74वां भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो 74वां का भी लिख लो यार, आज 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इसने क्या किया, इसमें पार्ट 9 है, ठीक है। अच्छा इसने क्या, ये मैंने लिखा इसका, हाँ ठीक है। तो पार्ट 9 है किसका, म्यूनिसिपालिटीज़ के लिए, नगर पंचायतों के लिए जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन। इसमें कौन से आर्टिकल थे, 243P से 243, तो 243ZG तक, ठीक है, ZG, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। अब एक और छूट रहा है, वो 9th B, ये कब जोड़ा गया, अब इसको 75वां मत लिख देना तुम लोग, इसको लिखो तुम लोग 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कहाँ जोड़ा गया, इसको क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें थी, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या था इसमें, आर्टिकल क्या थे, आर्टिकल 243ZH से, तो 243ZH से कहाँ तक, 243ZZ तक, तो ZT तक, ठीक है। तो ये आर्टिकल थे, ये अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा था, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा था, देखो पहले तो दिखाता हूँ अपने, इन्होंने सिस्टम क्या दिया, इन्होंने 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज दिया। जिला परिषद जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप मोस्ट टियर हो रहा है, पंचायती सिस्टम ब्लॉक लेवल पर इंटरमीडिएट टियर थी, और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे बॉटम मोस्ट टियर था, ठीक है। ये 3 मतलब 3 टियर सिस्टम यही है, तो जिला, पंचायत और ग्राम सभा। अब इन्होंने बलवंत राय साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर जनसंख्या किसी राज्य की 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम, जैसे आपका सिक्किम जैसे देश हो गए, ठीक है, सिक्किम जैसे देश हो गए, 20 लाख से कम है, तो यहाँ इंटरमीडिएट जो है ना उसको ऑप्शनल रखा गया। जो इंटरमीडिएट लेवल है, तो इंटरमीडिएट लेवल कौन सा हो गया, ये जो मैंने दिखाया पंचायती सिस्टम ब्लॉक लेवल पे जो इंटरमीडिएट टियर है ना, तो इंटरमीडिएट ये ऑप्शनल रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शनल रखा गया मतलब सिर्फ यहाँ पर 2 टियर सिस्टम हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 20 लाख, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था, तो इन्होंने 2 टियर सिस्टम भी ऑप्शनल रखा। बट कुछ और समितियां हैं, जैसे अशोक मेहता समिति हो गई, ये सब इसी से संबंधित हैं। तो अशोक मेहता समिति कब आई, 1977 में, तो इन्होंने सिर्फ 2 टियर सिस्टम ही दिया, ठीक है। 2 टियर सिस्टम के लिए यही जाने जाते हैं। अब GBK राव समिति ये कब आई, तो 1985 में, तो 1985 में आई। इन्होंने क्या कहा कि नियोजन एंड विकास जो भी होगा, नियोजन एंड विकास, तो नियोजन एंड विकास, पंचायती राज का नियोजन और विकास के लिए किस पर फोकस करना चाहिए आपको, जिला परिषदों पर, ठीक है। तो जिला परिषदों पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, तो फोकस कहाँ होना चाहिए, जिला परिषदों पर फोकस करना है, ठीक है। अब LM सिंघवी समिति, इसने क्या कहा, तो इसने 1986 में कहा कि भैया PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है। तो संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, ठीक है। तो देने की सिफारिश, तो कब मिला था इनको संवैधानिक दर्जा, मैंने अभी बताया है आपको, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, है ना।
पीके थुंगन कमेटी, ये भी इसी संबंधित है, पंचायती राज से। ये 1989 में आई। इसने भी संवैधानिक दर्जा की बात की एक तो, और एक स्थानीय सरकार के चुनावों की बात की। ठीक है, स्थानीय जो सरकार होने वाली है उसके चुनावों की बात की, और संवैधानिक दर्जा देने की बात की पीआरआई को। ठीक है, अरे सरकार क्या लिख रहा हूँ, चुनाव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने कुछ समितियां हैं, इनका देखो क्रम पूछा गया था एग्जाम में कि कौन कब पहले लॉन्च हुई कौन बाद में लॉन्च हुई, तो ये आपको ध्यान रखना, इनका ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये एल एम सिंह ने भी बहुत इंपॉर्टेंट संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की थी सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। यार मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरी